नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सिंह और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है मुगल वंश का पार्ट 2। इसमें हम लेकर के आए हैं आपके लिए हुमायूं का शासनकाल। इससे पहले हमने पढ़ा था पूरा बाबर कैसे भारत आया था, किन किन लोगों के द्वारा उसे बुलाया गया था। बाद में बाबर यहाँ कब्जा कर लेता है और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे एक संयोग ही बताया जाएगा कि भाई उसने एक मन्नत मांगी थी। उस मन्नत में उसने कहा था कि हुमायूं की पूरी बीमारी मुझे लग जाए, और इस तरीके से बाबर बीमार होता चला गया, हुमायूं ठीक होता चला गया और बाबर के अंततः मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसे जो है पहले आराम बाग में दफनाया जाता है, उसके बाद फिर वो काबुल उसको दफनाया जाता है। इस तरीके से 2 बार उसे दफनाया गया था। अब आगे चलते हैं। अगला जो शासक आएगा, वो जो बादशाह आएगा, उसका नाम है हुमायूं। हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक शासन करेगा और ये 10 साल तक शासन करेगा। 10 साल बाद इसके बुरे दिन आना शुरू हो जाएंगे और ये फिर 1555 से 1556 में 1 साल और शासन करेगा। इसी बीच जो 15 साल हैं, 15 साल ये निर्वासित हो जाएगा। निर्वासित होने का मतलब है ये अपने ही देश से निकाला जाएगा और दर दर भटकेगा। इतने बुरे दिन आना शुरू हो जाएंगे। बाबर ने जिस मुगल वंश की नींव रखी थी, जिसे इतना बड़ा साम्राज्य करके इसे दिया था, ये उसे नहीं संभाल पाएगा और नहीं संभालने की वजह से 1540 के बाद 10 से 15 साल वहां शेरशाह सूरी आकर के बैठ जाएगा, जो मुगल वंश पर एक धब्बा है, जिसमें मुगल वंश पूरी तरीके से खात्मा लगभग हुमायूं के समय ही हो चुका होता, अगर ये हुमायूं वापस से ना आया होता। लेकिन ये वापस से कमबैक कर लेता है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और जन्म इसका हुआ था 1508 ईस्वी में काबुल में। इसने अपना राज्याभिषेक कराया था 1530 में आगरा में, और इसने एक नगर की स्थापना की थी, इसका नाम था दीन पनाह नगर। ये दिल्ली के पास बसाया था 1533 में। अब ये बहुत ज्यादा ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था, इसलिए 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। यानी सप्ताह के 7 दिन ऐसे अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का शौक था, क्योंकि ये ज्योतिष विद्या में माहिर था। इसी वजह से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था और अपने लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा समय भी बिताता था। तो ये पहला सुल्तान था जो अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साम्राज्य का विभाजन की बात करें तो भाई बाबर जो था, बाबर के 4 लड़के हुआ करते थे, उसमें सबसे बड़ा लड़का था हुमायूं। और बाबर ने अपनी अंतिम इच्छा में यही बात कही थी कि भाई तुम अपने भाइयों के प्रति उदार रहना। और यहीं पर ये सबसे बड़ी गलती कर बैठता हुमायूं। हुमायूं अपने पूरे साम्राज्य से मिला था, उस कांटों भरे ताज को ये सभी साम्राज्य को पूरे को भाइयों में बांट देता है, और यही ये गलती कर बैठता है। भाई कौन कौन है? एक है कामरान मिर्जा, एक है अस्करी मिर्जा, एक है हिंदाल मिर्जा और एक चचेरा भाई है सुलेमान मिर्जा। इन सभी में ये अपने पूरा का पूरा जो साम्राज्य उसे बांट देगा। कामरान को मिलेंगे काबुल और कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर और मेवात, और लास्ट में सुलेमान मिर्जा को मिलेगा बदख्शां की प्रदेश। और ये खुद के पास क्या रखेगा? खुद के पास रखेगा दिल्ली, वो दिल्ली के साथ ये रखेगा खुद के पास आगरा। इस तरीके से 2 क्षेत्र ये खुद के पास रखता है, बाकी के क्षेत्र ये सभी को दे देता है। यही ये सबसे बड़ी गलती कर बैठता है, क्योंकि इसी के साथ इसकी सेना भी बढ़ चुकी है। सेना बढ़ जाने की वजह से अब इसके भाई इसके साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो इस पे बेईमानी का आरोप लगाने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है। इस तरीके से यहाँ पर दिल्ली और आगरा में ये है, और ये लगातार युद्ध लड़ता रहेगा, लेकिन इसके भाई इसका साथ नहीं देंगे। यही इसके साथ सबसे बड़ी कमजोरी रहेगी। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध अगर देखे जाएं तो भाई पहला है कालिंजर अभियान। ये कालिंजर अभियान 1531 में हुआ था। कालिंजर नाम से एक अवैध किला हुआ करता था, जो चंदेल वंश के राजा रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव के पास हुआ करता था। और प्रताप रुद्रदेव की दोस्ती हुआ करती थी अफगानियों से। अफगानियों में महमूद लोदी उसका बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, और महमूद लोदी से ही चढ़ता था हुमायूं। इसीलिए उसने जो है कालिंजर पर घेरा, पूरा का पूरा जो किला है उस पर घेरा डाल दिया था। घेरे के बाद 1 महीने तक वहां पर डटा रहा। 1 महीने तक किले के बाहर मुगलों ने अपनी सेना लगा दी, जिस वजह से प्रताप रुद्रदेव, जिनकी सेना चंद सैनिक हुआ करते थे, इनकी मुगलों की अपेक्षा उनके पास कम सैनिक थे, वह अंतिम तौर में जो है विवश हो गए थे सरेंडर करने के लिए। और यहीं पर जैसे ही ये कालिंजर अभियान को जीतने वाला था, हुमायूं से खबर आती है कि जौनपुर पर अटैक हो गया। तो जौनपुर पर अटैक किसने कर दिया? भाई महमूद लोदी ने। महमूद लोदी ने यहाँ पर अटैक कर दिया। महमूद लोदी ने अटैक कर दिया, तो अब इसके लिए कश्मकश ये हो गई है कि ये या तो जौनपुर जाए लड़ने के लिए या कालिंजर अभियान को जीते। तो कालिंजर का जो किला है उससे संधि कर बैठता है प्रताप रुद्रदेव से। प्रताप रुद्रदेव इससे बोलता है कि मुझे 12 मन सोना चाहिए, 12 मन सोना देंगे। इसके बाद मुगलों के यहाँ आपको सेवा करनी पड़ेगी, मुगलों के यहाँ सेवा करेंगे, कभी भी अफगानियों का साथ नहीं देंगे, हाँ भाई साथ नहीं देंगे। ऐसे करके सारी की सारी संधि हो गई थी इसकी।
आगे चल के ये यहाँ से संधि करके चला जाएगा। अब हुमायूं आगे बढ़ता है, हुमायूं जाता है महमूद लोदी से युद्ध लड़ने के लिए। महमूद लोदी जो अफगानी शासक है, जिसने अंतिम घाघरा का युद्ध भी लड़ा है, वही आगे चल के जाएगा। अब इन दोनों का जब झगड़ा होगा तो यहाँ पर एक और व्यक्ति है जिसका नाम है शेर खां, जो आगे चलकर शेर शाह बनेगा। ये शेर खां जो है ये भी महमूद लोदी के साथ ही लड़ रहा है, ये भी एक अफगानी है। और ये कभी नहीं चाहता कि महमूद लोदी वापस से दिल्ली में राजा बने, ये चाहता है कि मैं राजा बनूं। इसलिए ये क्या करेगा, एंड टाइम पर जब धौरिया का युद्ध हो रहा था 1532 में, इस युद्ध में अपनी सेना को हटा लेगा और यहीं से महमूद लोदी पूरा युद्ध हार जाएगा। और हार के मार के डर के ये महमूद लोदी जो है ये उड़ीसा भाग जाएगा। उड़ीसा भागने के बाद हुमायूं अपने आप को एक जीता हुआ एक सुल्तान मानेगा और उसके बाद जश्न मनाएगा बहुत बड़ा। इस तरीके से इसने जश्न मनाया। जश्न मनाने के बाद यहाँ पर जो शेर शाह है ये यहाँ से हट करके कहाँ चला जाएगा, चुनार के किले पर। चुनार के किले पर ये कब्जा कर लेगा। तो चुनार का किला उस समय बड़ा फेमस हुआ करता था। जैसे ही इस किले पर कब्जा कर लेगा तो यहीं पर फिर हुमायूं को पता चलेगा, तो हुमायूं फिर अटैक करने के लिए जाएगा और 4 महीने तक डेरा जमाएगा। और 4 महीने तक डेरा जमाने के बाद यहाँ पर जब शेर शाह सूरी के लिए कोई हल नहीं निकलेगा तो शेर खां ये कहेगा कि भाई मैं अपने बेटे कुतुब शाह को आपके यहाँ सेवा में भेज दूंगा और उसके बाद मैं कभी भी आजीवन जो है मुगल सेना के साथ युद्ध नहीं लड़ूंगा। इस तरीके से आश्वासन देता। यही हुमायूं जो है वो थोड़ा उदारता दिखाता है और इसे छोड़ देता है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती रहती है कि वो शेर शाह को छोड़ देता है। और यहाँ से चुनार का जो किला था वह भी अब अभेद नहीं रहा है, मतलब उसमें संधि हो गई है। इस तरीके से ये चलते हैं। आगे चल के अब हुमायूं क्या करता है, वह गुजरात शासन जो उस समय उथल पुथल मच रही थी तो गुजरात को देखने के लिए चला जाता है। उसी समय शेर शाह जो है ये बंगाल पर अटैक करवा देता है, बंगाल में अपनी सेना भेज देता है। तो बंगाल की खबर जैसे ही उसे लगती है तो वह कहता है कि ये तो धोखा हुआ है और हुमायूं पूरी सेना लेकर के बंगाल की तरफ मुड़ जाता है। बंगाल की तरफ जैसे ही मुड़ता है तो सब रास्ते में शेर शाह जो है वो बंगाल और बिहार में यहाँ पर मुगल सेना का रास्ता काट देता है। और रास्ता काटने के बाद उन्हें 3 महीने 4 महीने तक छकाता है। अब हुमायूं ये सोच रहा है कि शेर शाह से अंतिम युद्ध हो ही जाए, दो हाथ हो ही जाए, इसलिए ये बैठा हुआ है। और शेर शाह चाहता था कि बार बार मैसेज भेज रहा है शांति वार्ता का कि भाई हम मिलके बैठ के बात करते हैं। यहाँ पर भी हुमायूं जो है दिमाग नहीं लगा पा रहा है और शेर शाह इनको धीरे धीरे 3 महीने तक गुजरवा देता है। शेर शाह चाह रहा है कि जल्दी से मानसून आ जाए, क्योंकि मानसून जैसे ही आएगा तो भाई मुगलों की तोपें जो हैं वो कीचड़ में धंस जाएंगी। कीचड़ में धंसने की वजह से इनका पूरा का पूरा काम बंद हो जाएगा, यानी कि ये तोपों से तो युद्ध जीतते हैं तो तोप ही बंद हो जाएंगी। और हुआ भी ऐसा, जैसे जैसे मानसून आता गया कीचड़ में पूरी की पूरी तोपें ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद बस एक दिन रात में इन्होंने जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जिसमें मुगल सेना इधर उधर ततर बितर हो गई। और लास्ट में बचा था हुमायूं। हुमायूं को जब यह पता चला कि डायरेक्ट शेर शाह ने अटैक कर दिया है रात ही रात में, तो हुमायूं अपने घोड़े पर वेट करके जो गंगा नदी की सहायक नदी हुआ करती थी कर्मनासा नदी, उस कर्मनासा नदी में छलांग लगा देता। यही छलांग लगाता है तो यहाँ से हुमायूं को मरा हुआ समझ करके शेर शाह समझ लेता है कि ये युद्ध हम जीत चुके हैं। और यहाँ से चौसा के युद्ध से ही शेर खान जो है वो शेर शाह की उपाधि लेता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि शेर शाह की उपाधि शेर खान ने कहाँ ली थी, तो भाई चौसा के युद्ध में ली थी शेर शाह की उपाधि, ये धारण की। अब ये जैसे ही यहाँ पर इस कर्मनाशा नदी में डूबता है तो यहाँ पर एक भिस्ती है, भिस्ती मतलब कि पानी भरने वाला एक व्यक्ति है। ये अपनी मशक को फुलाता है, ये मशक होती है जिसमें पानी भरा जाता है, चमड़े का एक बैग होता है, एक थैला होता है। और फिर देखता है कि कोई राजा यहाँ पर डूब रहा है, इसलिए इसकी अंधेरे में ही इसकी रक्षा कर लेता है। तो यहाँ भिस्ती ने इसके प्राण बचाए थे। भिस्ती इसको किनारे से नदी पार करवा देता है और फिर इसको बचाता है। यहाँ से हुमायूं उससे कहता है भिस्ती से कि मांगो तुम्हें क्या मांगना है, तो ये यहाँ से कुछ भी नहीं मांगता है। तो फिर हुमायूं इसको बोलता है कि अगर मैं जिंदा बच गया और आगरा तक पहुंच गया सही सलामत, मैं तुम्हें 1 दिन का राजा बनाऊंगा। यहाँ से ये खुश हो जाता है। जैसे ही ये हुमायूं आगरा पहुंच जाता है तो फिर वह अपना वादा भी निभाता है, वह भिस्ती को बुलाता है और भिस्ती को 1 दिन का राजा बनाता है। यहाँ पर भिस्ती सोचता है कि अब मैं 1 दिन का राजा बना हूँ, तो 1 दिन के राजा बना है तो कुछ ना कुछ तो याद छोड़ के जाना चाहिए। इस समय अब वो चाहता तो वो चांदी और सोने के सिक्के भी चलवा सकता था, लेकिन चांदी और सोने के सिक्के में 1 दिन पूरा बीत जाता तो भी सिक्के नहीं चल पाते और उसका कार्यकाल खत्म हो जाता, क्योंकि 1 दिन का शासक बना था। इसलिए इसने आदेश दिया भिस्ती ने कि आप चमड़े के सिक्के अपने राज्य में चलवाओ। इसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए, क्योंकि वो जल्दी बन जाया करते थे। चमड़े के सिक्के चलवाने का काम भिस्ती ने किया था। इस तरीके से भिस्ती जो है उसने शासन करवाया था। 1 दिन का शासन हुमायूं के कार्यकाल में इसने किया। इसके बाद हुमायूं जैसे ही आगरा पहुंचा उसने अपने भाइयों से
मजबूरों से समर्थन लिया, लेकिन भाइयों ने समर्थन देने से मना कर दिया। शेर शाह एक युद्ध तो जीत चुका है, चौसा का युद्ध, अब वह पूरी तरीके से खात्मा करना चाहता है और दिल्ली पे अटैक करना चाहता है। इसी तरीके से वह आगरा में जाएगा और आगरा में हुमायूं पे फिर से अटैक करेगा और आगरा के पास कन्नौज में ये युद्ध होगा। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 17 मई 1540 को ये युद्ध हुआ था। हुमायूं बनाम शेर शाह, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ। इसी समय हुमायूं की बुरी तरह हार हो जाती है और हुमायूं यहाँ से भाग करके चला जाता है और ये पूरा भारत ही छोड़ देता है, इतना जोर से भागता है। तो दिल्ली में फिर कौन आ जाएगा? सूर्यवंश की स्थापना हो जाएगी, अफगान वंश की शासन आ जाएगा और यहीं पर जो है हुमायूं निर्वासित होकर के चला जाएगा। हुमायूं के बुरे दिन आना शुरू हो गए। हुमायूं की शादी भी नहीं हुई थी इस समय, तो ये भी एक बड़ी समस्या थी। इसके बाद ये क्या करेगा? ये चला जाएगा काबुल, जो अपना भाई हुआ करता था इसका, उसके यहाँ शरण लेगा। इसका भाई इसका बिल्कुल साथ नहीं देता है, वैसे रखने से भी मना कर देता है। तो फिर ये एक सूफी संत के मजार में जाकर रहने लगता है और वहां पर इसको खाना पीना मिलने लगता है। वहीं एक सूफी संत हुआ करते तो उनकी एक बेटी हुआ करती थी, उस बेटी से प्रेम हो जाता है तो वहीं पर जाकर के शादी कर लेगा उससे, ऐसे करके उससे शादी हो जाती। और फिर वहीं से इन्हें जब वहां से भी निर्वासित कर दिया जाता है तो फिर ये एक दूसरी जगह जाएंगे जहाँ एक राजपूत शासक है, वहां पर जाकर के अमरकोट एक जगह है, अमरकोट में जाकर के ये शरण लेंगे। वहीं पर पहली बार इनका एक पुत्र का जन्म होगा जिसका नाम है अकबर। अमरकोट अकबर के जन्म होगा। इस तरीके से हुमायूं एक लड़का हो गया है। हुमायूं को कमबैक ही नहीं हो पा रहा, फिर ये जाएगा ईरान। ईरान में जाकर के फिर वहां का जो शाह है वे इसके लिए छोटी मोटी सेना की एक टुकड़ी दे देगा। इसके बाद ये छोटी सी टुकड़ी को जुटा करके लेकर के आता है, ईरान से जाकर के ये वापस से भारत आता है। यहाँ पर इसका युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध मई 1555 में हुआ था, हुमायूं और तातार खां के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद ये भारत वापसी करता है और ये कौन सी जगह पर कब्जा करेगा? ये पंजाब पर कब्जा करता है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये अगली बार में फिर दूसरे महीने में फिर युद्ध लड़ेगा, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को होगा और हुमायूं के साथ सिकंदर सूरी का युद्ध होगा। सिकंदर सूरी को ये हरा देगा और हुमायूं यहीं से राज करने वापस से आ जाएगा। 15 वर्ष बाद फिर से इसको वापस अपना खोया हुआ राज मिल जाएगा। ये पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगा। दिल्ली की गद्दी पर जैसे ही बैठेगा तो बस इसको पता चलेगा कि भाई पढ़ने पढ़ाने का शौक ही था, तो ये अपने एक पुस्तकालय बनवाता है जिसका नाम है शेर मंडल, और शेर मंडल में जाकर के बैठे रात दिन वहीं बैठा रहता है, यही काम इसके। ऐसे करके फिर यहाँ शेर मंडल में ऐसे ही बैठा हुआ था तो एक दिन 1556 में शेर मंडल की सीढ़ियों से जाकर के ये गिर जाता है और सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए इतिहासकार है एक लेनपूल लिखते हैं कि हुमायूं का जीवन बड़ा लड़खड़ाता हुआ रहा है, क्योंकि वह लड़खड़ाते हुए ही जिया है और सीढ़ियों से गिरकर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये इस तरीके के कथन इतिहासकार इसके बारे में लिखते हैं। 1556 में दिल्ली के दीन पनाह भवन में पुस्तकालय था, पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल, वहां से जाकर के इसकी मृत्यु हो जाती गिर करके। इसके लिए हुमायूं नामा लिखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हुमायूं नामा किसके लिए लिखा गया? तो भाई हुमायूं के लिए लिखा गया। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुलबदन बेगम कौन थी? तो भाई हुमायूं की बहन हुआ करती थी, अकबर की बुआ हुआ करती थी। अकबर ने बुआ से जो है रिक्वेस्ट की थी, इस वजह से उन्होंने इसका लिखने का काम किया था। इसमें हुमायूं की पूरी यादें हैं, हुमायूं के समय का शासनकाल है, कैसे वह जीता, कैसे क्या किया उसने, ये सब बताया। इसके बाद हुमायूं का एक मकबरा बनाया गया है, दिल्ली में है और ये निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास ही है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने इसका निर्माण किया था। हमीदा बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता है। हमीदा बानो बेगम ने इसका निर्माण कराया था। ये भारत का पहला जो मकबरा था, जो दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है और ये 4 बाग शैली में बना हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।